नमस्कार। आप सभी छात्रों का और मेंस के लिए जिस उत्साह से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, उत्कर्ष आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर एसपी शाही और मुझे लगता है कि हमारे द्वारा जो लगातार प्रीलिम्स में आईएएस की क्लासेस आप लोग ज्वाइन किए या करते रहे, अब दौर आ गया है कि हम लोग उस प्रीलिम्स के बाद जो अगला पड़ाव है, जिसको हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं, और मुख्य परीक्षा ही असल में आपके सफलता का निर्धारक भी है। प्रीलिम्स की परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा केवल इस बात का निर्धारण करती है कि आप इसमें मुख्य परीक्षा देंगे या नहीं देंगे। इससे ज़्यादा इस परीक्षा का आपके रैंक में या आपके और किसी प्रकार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि 3-4 लाख लोग जब एक साथ इस परीक्षा में बैठते हैं और जब आप इस परीक्षा में उस संघर्ष के दौर में अपनी तमाम क्षमता के माध्यम से इसको पास करते हैं तो आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है। लेकिन जैसे ही ये प्रीलिम्स पास कर लेते हैं आप, तो आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होती है कि अब अगले पड़ाव में जो आपके साथ में बहुत ज़्यादा जो हिंदुस्तान भर के बहुत ही दक्ष और सक्षम लोग हैं, उनके बीच में आपको अपनी जगह बनानी होती है। या मैं थोड़े साधारण शब्दों में कहूँ तो आपकी पढ़ाई, आपकी तैयारी या आपकी समझ का सही मूल्यांकन इसी परीक्षा में होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का मुझे लगता है कि अब सारा चर्चा परिचर्चा मंथन अब बंद कर देना चाहिए और अगला जो अब आपका पड़ाव है वो मुख्य परीक्षा का है। और अब जो कुछ भी हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से की जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता लगभग श्योर है, जिनको लगता है कि नहीं अब मेरा कट ऑफ इस लेवल का है कि मैं इस परीक्षा में पास कर जाऊंगा, तो उनको अविलंब 1 सेकंड भी अब आपको यह सोचने में नहीं गुजारना चाहिए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। अब आपको निश्चित रूप से मेंस की तैयारी अच्छे से कैसे की जाए, इस कार्य में अब जुट जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जो ये परीक्षा आप तैयारी के दौरान या इस परीक्षा के लिए आप जुड़ते हैं या सतत रूप से इसमें अपनी पूरी क्षमता लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये परीक्षा एक तरह से देखा जाए तो एक पेपर आपका निबंध एसे का और बाकी पेपर जो 4 हैं वो आपके जीएस के, फिर ऑप्शनल के पेपर हैं, और इस तरह से तमाम जो आपकी लड़ाई है वो कई प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के बाद और अच्छी गुणवत्ता से उन बातों को जब आप परीक्षा में प्रस्तुत करेंगे, उसको अच्छे से लिखेंगे, तब जाकर के इस परीक्षा में आपकी सफलता का मार्ग सुनिश्चित होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल असंभव है और होगा ही नहीं आपसे, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि छोटी छोटी गलतियाँ आपको बड़ा नुकसान दे सकती हैं। इसलिए तैयारी के क्रम में इस बात का ध्यान रखना है आपको कि आप छोटी छोटी गलतियों में सुधार तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ विषय को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। जिन भी सेक्शंस से आपके प्रश्न आते हैं, उन सेक्शंस पे यूपीएससी की भाषा में सिलेबस क्या दिया गया है, प्लस उससे संबंधित जो टॉपिक हैं कैसे कैसे आपके पास अरेंज रूप में है, इसके बाद उसको किन शब्दों में, कितने शब्दों में व्यक्त करना है। और ये सब करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी उत्तर आप लिखेंगे उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है, समय सीमा का भी ध्यान रखना है, शब्द की मर्यादा का भी ध्यान रखना है, और एक निश्चित समय में अपने उत्तर को लिखने का जो अभ्यास है, यह भी आपके इस परीक्षा में बहुत अधिक आवश्यक माना जाता है। तो मैं आज से, चूँकि मेरा संबंध इतिहास खंड से है और आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो इतिहास का पोर्शन है वो आपके जीएस के जो 4 प्रश्न पत्र हैं, उन 4 प्रश्न पत्र में से पहले
प्रश्न पत्र का एक भाग माना जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर है उसमें इतिहास, भूगोल या इस तरह की चीज़ों को मिला करके आपका पहला प्रश्न पत्र बनता है। और हम लोग आगे बात करेंगे कि इस प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या है, इस प्रश्न पत्र में प्रश्न के प्रकार कैसे होते हैं, ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो इस क्लास को रखने का या इस क्लास के माध्यम से जो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करने का मुख्य वजह है या कारण है, वो इस बात से संबंधित है कि हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में किस प्रकार की रणनीति का पालन करेंगे। तो पहली बात, जब आप मुख्य परीक्षा के रणनीति पर बात करते हैं तो सबसे पहली जो आपको चुनौती मिलती है वो ये होती है कि यूपीएससी ने सिलेबस को कैसे लिखा है या दिया है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप यूपीएससी के शब्दों में या संघ लोक सेवा आयोग के अक्षरशः उन शब्दों पर जोर दीजिए जिन भाषा का प्रयोग करके मुख्य परीक्षा का सिलेबस यूपीएससी ने बनाया है। तो अगर मैं उसके तरफ जाऊं तो आप देखिए कि आपके एग्जाम के अंदर जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत बातें कही गई हैं इतिहास से संबंधित, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पहला पार्ट है आपका, ये जो पहला पार्ट है यहाँ देख रहे होंगे, ये भी इतिहास खंड से है, दूसरा पार्ट भी इतिहास खंड से है, ये तीसरा भी इतिहास खंड से है। और मैं थोड़ा और आगे आपको दिखा दूं तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है चौथा, ये भी इतिहास से, और ये पांचवा खंड का भी जो भाग इसमें लिखा गया है ये भी इतिहास से संबंधित है। तो प्रथम पेपर या जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, उस प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास से जुड़े हुए जो सिलेबस की बनावट है या जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है अपने तरफ से, वो आपके 5 खंडों में है। तो खैर हम लोग इन 5 खंडों में आज जिसकी बात करेंगे, जैसे मैं इसको कहता हूं तो आप ये समझेंगे कि जैसे इसको आप कला और संस्कृति के नाम से जानते हैं, इसको आप आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं, इसके बाद इसको आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस शब्द का प्रयोग होता है या स्वतंत्रता के बाद भारत शब्द हम कहते हैं, इसकी बात हम लोग करेंगे। और इसके बाद फिर हम लोग जो विश्व इतिहास में जो 18वीं सदी से लेकर के जो घटनाएं हैं उनके बारे में ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें शामिल की गई हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो इतिहास से संबंधित है वो पॉइंट में 5 पॉइंट में डिवाइडेड हो गया। पहले में कला संस्कृति के भाग की बात होगी, दूसरे में अगर आप शब्दावली देखें तो शब्दावली के अंतर्गत उसने कहा है कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर और बाकी बातें, और तीसरे में उसने कहा स्वतंत्रता संग्राम, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मिड 18th सेंचुरी से बात को शुरू करना है और फिर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करना है, स्वतंत्रता संग्राम की बात करना है। अभी हम लोग इसको कंबाइन करेंगे। तो आज जो हम लोग सिलेबस के अंतर्गत चर्चा का हिस्सा रखेंगे वो इस पर बात करेंगे। तो सिलेबस इस लैंग्वेज में क्या है ये हो गया, और फिर इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन कैसे हुआ, उससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर ये आपका विश्व इतिहास का जो खंड है हम लोग इसकी बात करेंगे। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग सिलेबस को उठाएंगे और सिलेबस के आधार पर उन बातों को कैसे टॉपिक में बातों को लिखना है, कैसे उसको समझना है। कुछ बात आप पहले प्रीलिम्स के नाम पर या अपने से आपने जो कुछ पढ़ा है उन सब का भी सार्थक उपयोग होगा। यहाँ पर हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से हम लोग देखें तो यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया है, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और फिर कहता है विषय। तो मुझे लगता है कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं कहता हूं कि 18वीं सदी के लगभग मध्य से,
तो 18वीं सदी के मध्य का अर्थ यह हो जाता है 1750। 1750। अब जब मैं 1750 कहता हूं तो आपको एकदम स्ट्राइक करेगा, और वो स्ट्राइक करने वाली घटना क्या है? वो है प्लासी। तो अगर उस घटना से मैं जोड़ूं तो आपको एक तरह से यहां पर सीधा सीधा इंडिकेशन मिल रहा है कि प्लासी का जो युद्ध है, यहां से आपके इतिहास के सिलेबस की रूपरेखा प्रारंभ होती है, और कह रहा है कि समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे पानीपत का तृतीय युद्ध हो, चाहे सालबाई की संधि हो, चाहे बेसिन की संधि हो, ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इतिहास के अंदर, जिनको हम लोग अभी सिलेबस के अंतर्गत प्रयास करेंगे कि एक अरेंज ऑर्डर में आपको मैं दे दूं। इसके बाद फिर कह रहा है सिलेबस आपका स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम, और कहता है इसके विभिन्न चरण, और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपने योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनका योगदान। ठीक है, तो आज जो हमारा इस क्लास के प्रारंभ का जो मूल मकसद है वो ये है कि हम लोग इस आधुनिक भारत वाले खंड से अपनी शुरुआत करेंगे, और इसी को हुबहू आप देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में यह सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। तो ये जो पार्ट है, फिर हम लोग आपके आर्ट एंड कल्चर पर आएंगे, आर्ट एंड कल्चर से एक शुरुआत हो जाएगी। इसी तरह से एक ऐसा भी दिन आएगा जब हम लोग विश्व इतिहास की बात करेंगे, और इसके पहले जो आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट है, स्वतंत्रता के बाद के भारत की स्थिति है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने ये बताने का प्रयास किया है अभी कि यूपीएससी के शब्दों में आपका सिलेबस किस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इस सिलेबस को पढ़ने जाते हैं तो आप जानते हैं कि यूपीएससी बहुत कुछ ऐसा भी प्रश्न निर्मित करता है जिसको कई बार देखने से लगता है कि नहीं, इस तरह की बात तो सिलेबस में डिफाइन नहीं थी, कही नहीं गई थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको जो तैयारी का क्रम होता है, जो तैयारी का प्रयास होता है, उसमें इस बात पर बल देना होता है कि कैसे आप अधिकांश बातों को अरेंज करें, उसके पहले जो बातें हैं उसकी पृष्ठभूमि भी जाने, उससे जुड़े हुए जो परिप्रेक्ष्य हैं उनका भी आप अध्ययन करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे भी सब टॉपिक होते हैं जो सीधे सीधे जुड़े हुए दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वहाँ से भी अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को उठाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए गए। अब जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप किस रूप में उपयोग और सार्थकता देखते हैं, तो अगर आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के विचारधारा का, या गांधी जी के उनके दर्शन, या उनके द्वारा जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बातें कही गई थी, अगर उसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी थोड़ी नज़र व्यापकता की तो होनी चाहिए। यूपीएससी की परीक्षा का जो मूल मंत्र होता है वो यही होता है कि आपके पास बहुत सारी बातें तो स्टैटिक हैं जो कि बदलती नहीं हैं, लेकिन साथ ही साथ जो समाज में बदलाव हो रहा है, जो समाज में परिवर्तन की श्रृंखला खड़ी होती है, उनके साथ में कुछ प्रश्नों को जोड़कर पूछने की प्रवृत्ति भी यूपीएससी की रही है। तो आपका ये कोशिश होना चाहिए कि अगर आपके अगल बगल में कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई बात होती है और जहां पर कोई बड़े विशिष्ट व्यक्ति के विचार का या उनके द्वारा कोई ऐसी बात कही गई है जो वर्तमान समय में तर्कसंगत या प्रासंगिक है, तो आप उनको भी उन प्रश्नों से जोड़ करके कैसे भाषा में प्रयोग करेंगे, इस दक्षता का प्रयोग करना भी आपकी क्षमता का हिस्सा होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी के प्रश्नों की जो बनावट है उसमें ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि ये अक्षरशः ये शब्द को आप उठा लीजिए और अक्षरशः आप जाके लिखाइए। यहाँ पर आपको अपने तरीके में दो नई बात को शामिल करना है। एक तो ये कि पहले हम इतिहास की बातों को ठीक से जानें। ठीक से जानने का मतलब ये कि कम से कम आप तथ्यात्मक कोई गलती नहीं करेंगे।
इतिहास में ये बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि जब आप कोई फैक्चुअल मिस्टेक करें, जैसे मैंने कहा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो इसमें ये नहीं कि 1761 जगह 1762 आप मेंशन करने लगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर ऐसी गलती कभी हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने एक तरह से भारी भूल किया है। उसी तरह की बातें आपके इतिहास के कई जगहों पर कई रूपों में प्राप्त होती हैं। तो हम लोग आज जिस तरह से इस सिलेबस को प्रारंभ करेंगे या इस सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मकसद पहला तो यह है कि मैं आपको ये बताऊं कि मॉडर्न इंडिया जो सिलेबस आपके सामने ये है, इसका टॉपिक क्या होगा। तो अभी मैं आपके सामने टॉपिक को लिखने की कोशिश करूंगा। टॉपिक्स को जो भी होगा वो अभी मैं आपके सामने बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके पॉइंट्स को पढ़ने का प्रयास करना है। एक बात ये। दूसरा जो आपको हम प्रयास करें, बल्कि मैं लिख दूं कि आज के क्लास में किन किन तरह की बातों की चर्चा होगी। पहला ये, जो सिलेबस आपके सामने लाया गया है उसका टॉपिक क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, एक तो ये चर्चा होगी, आप इसको जानें। दूसरा, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो प्रश्न के प्रकार, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरा, हम लोग शब्द सीमा की बात करेंगे। और चौथा जो बात हमको आपसे करनी है वो है प्रश्नों में प्रयोग होने वाली शब्दावली। तो प्रश्नों में प्रयोग होने वाले शब्द, प्रश्नों में प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द। अगर आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अपनी बात को इस तरह से अरेंज कर लें, आपको सबसे पहले यह पता चले कि हमको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, यह आपका मूल आधार है। पढ़ना क्या है। अब पढ़ना क्या है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तैयारी जो करते हैं या जो मेंस के एग्जाम देते हैं उनकी सबसे बड़ी दक्षता यह है कि यह भी लगे हाथ आप जाने कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपकी सफलता का जो आधार है वो तैयारी के क्रम में बहुत कुछ इस बात पर टिका है कि आप जिन बातों को तैयार करेंगे या जिन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, वो पढ़ने के दौरान असल में ऐसे बहुत सारे इर्रेलेवेंट बातें भी हैं कि अगर आप उसमें उलझ गए तो जो पढ़ने वाला जो मूल टॉपिक है कई बार उस पर आप उतना समय नहीं दे पाते हैं। इसलिए भी आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लगेगा जैसे कि आपने प्रश्न को समेटने का प्रयास करने का जो मूल आपका एक थीम था उससे आप भटक गए। तो प्रश्न के उत्तर में आपको जाने के दौरान यह देखना होगा कि हमारा उस विषय पर समझ कैसी है। अब कई प्रकार के प्रश्न, जैसे मैं आपको आज स्पष्ट करूं कि कई ऐसे प्रश्न होंगे जो लगेगा एकदम प्रैक्टिकल आपके अनुभव पर लिखा जा सकता है। उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा, थोड़े बहुत इतिहास होंगे, थोड़ी आपकी समझ होगी और दोनों को मिला करके आप उस उत्तर को लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और इस तरह से कई उत्तर भी आपको लिखने के अभ्यास करने चाहिए। तो पढ़ना क्या है, वो टॉपिक क्या होंगे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये काम भी आज होगा। दूसरा है कि प्रश्न के प्रकार क्या हैं। जब मैं कहता हूं प्रश्न के प्रकार क्या हैं, तो प्रश्न के प्रकार का मतलब यहां पर यह है कि शब्द जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर या प्रश्न जो आपसे लिए जाते हैं, अगर आप फर्स्ट पेपर में देखेंगे तो फर्स्ट पेपर में लगभग 20 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं? 20 प्रश्न हैं। तो जिस खंड की हम बात करने वाले हैं 20 प्रश्नों का प्रश्न पत्र है। पहला प्रश्न पत्र है 20 प्रश्न का।
ये 20 प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र होगा, अमूमन देखेंगे आप कि 1 से 10 तक का एक नेचर होगा और 11 से लेकर के 20 प्रश्न तक का जो प्रश्न पूछने की शैली है वो अलग होगी। तो इसीलिए कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं, जब वो 1 से 10 तक के प्रश्नों को पढ़ते हैं या 11 से 20 तक के प्रश्नों को पढ़ते हैं, तो वो इस बात को नहीं देख पाते कि जो प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, जैसे मैं आपके सामने मैं कुछ प्रश्न बता दूं। जैसे मान लीजिए एक ये प्रश्न पत्र आपके आए हुए पिछले साल के हैं। अब मैं इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि 1 से लेकर के 10 तक का जो प्रश्न है, 1 से लेकर के 10 तक का जो प्रश्न है, अगर मैं शब्द सीमा वाला जो भाग है यहां पर, अगर मैं इसको डिफाइन कर लूं इसी के साथ जोड़ करके, तो आप देखेंगे कि 1 से 10 तक के जो प्रश्न है वो 150 शब्द में लिखने हैं आपको, और 11 से 20 तक के जो प्रश्न है वो लगभग 250 शब्द में आपको लिखने हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, जो पूछा गया है आपसे, इसके जो प्रश्न के ये 10 मार्क्स के हैं और ये आपके 50 मार्क्स के हैं, ये 15 नंबर के हैं। अब इससे आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि जब मैं कहता हूं कि 1 से 10 तक के प्रश्न हैं, तो आपको इस बात को अपने मन में, जैसे ही आप 1 से लेकर के 10 तक के बीच के प्रश्नों को उत्तर लिखने बैठे, तो आपके मन में यह चले कि आपका अगर एक प्रश्न, ध्यान से सुनेंगे, अगर एक प्रश्न आप लिखने गए 1 से लेकर के 10 के बीच में, तो आपको अगर एक लाइन में 10 शब्द लिखते हैं तो 150 शब्द लिखने के लिए कितना लिखना पड़ेगा आपको? ठीक है, 15। तो 15 लाइन में आपका उत्तर, प्लस माइनस मैं कर दूं, 10 शब्द 5 शब्द आप आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर आप एक लाइन में अगर 10 शब्द लिखते हैं तो आप 15 लाइन में आप इस उत्तर को पूरा करेंगे, तब जाकर के यह 150 शब्द होगा। अब अगर कोई विद्यार्थी, अब ध्यान से देखिए गलती कैसे कैसे आप करते हैं मुख्य परीक्षा में। अगर कोई विद्यार्थी जैसे ही प्रश्न पत्र उठाए और मान लीजिए मैं एक प्रश्न पढ़ना शुरू करता हूं, केवल सुनने के नाम पर, लिखा है गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए, और ये आपका जिस भी साल का प्रश्न पत्र है वो इशू नहीं है, और पूछा है कि 150 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि यह प्रश्न जैसे आपके सामने आया और आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो आपके मन में सबसे पहली बात यह चलनी चाहिए कि कैसे आप इस उत्तर को लिखते समय पहले शब्द को जैसे आप सोचना शुरू करते हैं, वहां से लेकर के और 15वें लाइन तक आते आते आपका यह उत्तर आपके दिमाग में फ्रेम में भी होना चाहिए और वो शब्द के अंतर्गत भी उतर जाना चाहिए। अगर आप इस प्रश्न को 150 शब्द में लिखने वाली कला नहीं समझ पाए, या 150 शब्दों में आपने उन प्रश्नों को ठीक से नहीं अरेंज किया, तो इसका मतलब है कि चाहे आप कितने बड़े इतिहास के विद्वान हैं, चाहे आपको कितना बढ़िया इतिहास आता हो, लेकिन आप परीक्षा हाल में इस सावधानी को नहीं पालन करने के कारण, चूक जाने के कारण, गलती कर जाने के कारण, आपकी अच्छे इतिहास की पकड़ के बावजूद भी एग्जामिनर की नजर में आप उस दौरान कम से कम अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपने तैयारी में बस 2 ही प्रकार के अभ्यास करने हैं। या तो कोई प्रश्न आपका 150 शब्द का है या कोई प्रश्न आपका 250 शब्द का है। यहां पर 15 लाइन लिखने के पीछे मेरा आशय यह है कि सामान्य तौर पर एक विद्यार्थी एक लाइन में 10 शब्द लिख देता है। किसी का अगर 8 होता है तो 8 शब्द के अनुसार उसकी लाइन होगी। अगर किसी विद्यार्थी का 12 शब्द होता है तो 12 के हिसाब से होगी। यह सारा अभ्यास परीक्षा में जाने से पहले हो जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल पढ़ने में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और परीक्षा में जाकर के वो अपनी प्रस्तुति ठीक नहीं कर पाते। आप जब मेंस का एग्जाम देते हैं तो मेंस की परीक्षा में जो मूल मंत्र है वो ये कि कैसे आप एक संतुलित शब्द के अंदर, एक शब्द सीमा के दायरे में, और इस बात का भी ध्यान रखना है कि 150 शब्द के उत्तर लिखते समय
आपका जो समय है, जितना आप 20 प्रश्नों के लिए जो आपको दिशा निर्देश दिया गया है, उसी अनुपात में आपको समय भी खर्च करना है। यह नहीं कि आप 150 शब्द के प्रश्न को लिखते लिखते आप इतने उलझ गए, इतने पॉइंट्स बनाने लगे, इतना उसकी ड्राफ्टिंग करने लगे, इतना उसका मैप क्लियर करने लगे कि पता चला कि आपका उत्तर पूरा अच्छे तरीके से उतने समय में नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप एक प्रश्न पर आवश्यकता से ज्यादा समय देंगे तो कुछ प्रश्नों पर आपको समय देने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मेरा आपको यह बताने का आशय है, चूंकि पहले इस वीडियो को आप इसलिए अच्छी तरह से समझ लें कि गलती से यह दिमाग के किसी कोने में बात न रहे कि हमारी तैयारी में केवल और केवल पढ़ना ही एक सबसे बड़ी प्राथमिकता। हां, अगर मैं परसेंटेज कहूं तो 90-95% आपकी तैयारी पर ही यह सब कुछ तय है। लेकिन वही बात है कि आप अगर सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, सारा कुछ इकट्ठा कर लेते हैं कि हमको ऐसा बिल्डिंग बनाना है, ऐसा मकान बनाना है, और पता चला कि आपके पास उसका नक्शा ही नहीं है कि कहाँ गेट बनेगा, कहाँ पर रूम बनेंगे, कहाँ पर किचन बनेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उस सारा का सारा बिल्डिंग मटेरियल भी एक तरह से अच्छे मकान को बनाने में सहायता नहीं कर पाएगा। उसी तरह से पढ़ने के दौरान आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि हमारे प्रश्नों का जो शब्द सीमा है वो 15 और 250, इस शब्द सीमा के दायरे में हम अपनी प्रस्तुति कैसे करेंगे। तो मुझे लगता है कि प्रश्न के प्रकार को भी आप समझ गए और शब्द सीमा का जो अर्थ मेरा यहां पर बताने का था आप ये भी समझ गए। अब एक और जब आप यहां पर देखते हैं तो प्रश्नों में प्रयोग होने वाले शब्द, यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कई जगहों पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको प्रश्न बता दूं, जैसे यहां पर मैंने जैसे एक प्रश्न आपके सामने रखा कि गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए। अब यहां पर उसने बड़े साफ शब्दों में किया है उजागर कीजिए। उजागर कीजिए मतलब होता है हाईलाइट करना। मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न के अंतर्गत जो भी प्रश्न है, अभी आपका मुद्दा वो नहीं है, इस प्रश्न के अंतर्गत यह बताने की कोशिश करना है कि आप जो 150 शब्द आपको मिले हुए हैं वो कैसे गांधार कला को, मध्य एशिया और यूनानी तत्वों को गांधार कला के अंतर्गत आप कैसे बहुत अच्छे से हाईलाइट करें, अर्थात उसको ऐसे लिखने के दौरान अपने शब्दों का प्रयोग करें कि गांधार कला की विशिष्टता एकदम साफ साफ दिखे। मतलब यह हुआ कि एग्जामिनर यह चाहता है आपसे कहना कि आप ऐसे शब्दों का, ऐसी भाषा का प्रयोग करिए, इतने समय सीमा का उपयोग करिए, इतने शब्द के दायरे में रहते हुए आप गांधार कला की जो मुख्य विशेषता है आप उसको इतने साफ साफ भाषाओं का प्रयोग करिए जिससे कि उसकी सारी विशेषताएं स्पष्ट दिखाई देने लगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे। जैसे एक प्रश्न पूछा है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए। अब इसमें देखेंगे एग्जामिन करना, परीक्षण करना, तो अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि परीक्षण शब्द का मतलब क्या होता है। तो कई बार ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे इतिहास को जानने के साथ साथ जो प्रश्न में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, अगर उन शब्दों का सही और सार्थक मतलब आप नहीं निकाल पाए तो कई बार आप उत्तर को उस रूप में नहीं लिख पाएंगे जैसा एग्जामिनर आपसे अपेक्षा करके बैठा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुख्य परीक्षा को जब आप तैयार करना शुरू करते हैं या मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप पूरी तरह शामिल होते हैं तो आपको ज्यादा नहीं, केवल 4 सावधानियों पर ध्यान रखना है। सारी बातें बकवास हैं, सब छोड़ दीजिए, आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। एक साधारण से साधारण विद्यार्थी भी, गांव देहात में पढ़ने वाला, जो बिल्कुल ऐसे क्षेत्रों में पढ़ता है जहां पर इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी अगर वो इन 4 सावधानियों का अच्छे से पालन करता है और उन सावधानियों को वह परीक्षा हाल में अपने योग्यता से, अपने दक्षता से पूरी तरह प्रस्तुत कर दे, तो ऐसा नहीं है कि आप उस विद्यार्थी को सफल होने से रोक पाएंगे। और अगर आप इन 4 सावधानियों में से किसी एक पर भी आप चूक करते हैं, इसका मतलब है कि यूपीएससी के जो मूल मांग है आप उससे कहीं न कहीं दूर हैं। तो मेरा 4 शब्द बताने का अर्थ क्या था, इसमें 4 बताने का मतलब सीधा ये था कि पहला, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए, क्या पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है या पढ़ना क्या है, इसके पढ़ने के साथ साथ
ये भी जान लीजिए कि हमको जो नहीं पढ़ना है उसको हम कैसे छांट दें, कैसे बाहर कर दें, दोनों बात होती है। अगर आप कहीं जाते हैं तो एक बात तो है कि आप दूसरी जगह नहीं भी गए, अब पता चला एक ही साथ आप दो जगह जाना चाहेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब है कि आप भी कंफ्यूजन में हैं, जहां पर जाने वाले हैं वहां भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ना क्या है, ये पहली चुनौती हो गई आपकी। इसके लिए अभी जैसे आधुनिक भारत की आज हम शुरुआत करेंगे, उसके लिए हमारे टॉपिक क्या होंगे और उसको तैयार कैसे करना है वो मैं चर्चा करूंगा। फिर दूसरे आएंगे, तीसरे आएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताऊंगा मैं। दूसरा, मैंने कहा कि प्रश्न के प्रकार को लेकर के कोई भ्रम नहीं रखना है। आपके प्रश्न के प्रकार दो ही हैं, या तो 1 से 10 तक के प्रश्न 150 शब्द के हैं और दूसरे 11 से 20 से 250 शब्द वर्ड के प्रश्न हैं। मैंने कहा कि एक आपका 10 नंबर का है और दूसरा आपका 15 नंबर का है। यह भी एक बात इसी में स्पष्ट हो गया कि आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे और 20 में सारे के सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई विकल्प नहीं है आपको कोई किसी को छोड़ने का, लगभग सब आपको करने होते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा पढ़ें, जितना ज्यादा जानेंगे, जितना आप अधिक से अधिक अपने उत्तर लिखने का अभ्यास करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी दक्षता लगातार बढ़ती चली जाएगी। तीसरा, मैंने आपको कहा कि शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा मैंने बताया आपको, जैसे मैंने कहा 150 शब्द है तो प्लस माइनस करके हो सकता है कोई प्रश्न आपका 150 में पूरा ना हो तो 155 हो गया, 160 हो गया। वैसे मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन कई बार ऐसा होगा तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये नहीं किसी प्रश्न में 150 से 160 हो गया इसका मतलब कि एग्जामिनर आपसे एकदम खफा हो जाएगा, नहीं। लेकिन 150 के बाद जो 5 और 10 शब्द आपने नए जोड़े हैं, यह जरूर आप योग्यता रखिएगा कि इससे उस प्रश्न के साथ में न्याय हो जाए। न्याय का मतलब उससे उस प्रश्न को लिखने में, बताने में आपकी दक्षता और मजबूती से दिखाई देती हो। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है, इसका मतलब यह हुआ। चौथा, मैंने आपको कहा कि प्रश्नों में प्रयोग होने वाले शब्दों को जरूर समझा करिए। कई ऐसे विद्यार्थी हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा उजागर करिए, उजागर करिए। जैसे मैं आपको कहूं कि आपकी अच्छाइयां उजागर करिए, तो या किसी व्यक्ति के बारे में आपको कहा जाए कि उसके अच्छाइयों का उजागर करिए, तो इसका मतलब यह है कि आप ऐसी बातें करेंगे जो उसको एकदम उसके मेरिट को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे मैंने अभी एक प्रश्न में कहा कि परीक्षण कीजिए, तो परीक्षण या एग्जामिन करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि वास्तव में कैसे ये बात जो कही जा रही है वो सत्य है और कितना सत्य है, और अगर असत्य है तो फिर जो असत्य है वो कैसे असत्य है। तो परीक्षण शब्द का प्रयोग हो, उजागर शब्द का प्रयोग हो, मूल्यांकन शब्द का प्रयोग हो, आलोचना शब्द का प्रयोग हो, ऐसे समालोचना शब्द का प्रयोग हो। ऐसे आपके प्रश्नों में कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग करके यूपीएससी बार बार शब्दों का एक ऐसा अंबार या ऐसे प्रश्नों के साथ जोड़ करके वो इस तरह की एक दबाव बनाने की कोशिश करता है कि कई विद्यार्थी उन शब्दों की सही अर्थ के न जानने के कारण कई बार वह अपने उत्तर से भटक जाते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत ज़्यादा नहीं, आपको इन्हीं 4 बातों को ईमानदारी पूर्वक अपने विचार में, अपने सोचने में, अपने समझने में उतार लेना है। अब हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत कहना थोड़ा आसान है, लेकिन ये आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जैसे मैंने कहा कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, जो यहां से, जैसे मैंने कहा कि जनरल स्टडी के 4 पेपर हैं और 4 पेपर में जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसमें आप देख पाएंगे कि लगभग 250 अंकों का चारों जो होता है वो कितने 250 लगभग, ये चारों में प्रत्येक प्रश्न पत्र 250 अंक का होता है। और जिस इतिहास की मैं बात करने वाला हूं उन 4 में से पहले प्रश्न पत्र से जुड़ा हुआ ये मामला है, ठीक। और मैंने अभी बताया कि प्रश्न कितने आते हैं, 20 प्रश्न होते हैं, तो प्रश्नों की संख्या 20 है। अब 20 में कई बार 8 प्रश्न होंगे, कई बार 9 प्रश्न होंगे, कई बार हो सकता है 7 प्रश्न हो, जो भी हो लगभग 100 या प्लस माइनस मैं कर दूं
तो 100 नंबर मतलब ये हुआ कि 250 के अंक में 100 से 110, 115 या कभी कम, मतलब 80%, 90% जो भी आपको लगता है उतनी बातें आपके 4-5 जो 4 मैंने अभी आपके सामने बताए, इतिहास की, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे मॉडर्न इंडिया हो, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, और चाहे आपका विश्व इतिहास हो, इन चारों से मिलाकर के जो भी प्रश्न होंगे, 8 होंगे, 9 होंगे, 10 भी हो जाए तो आप ये नहीं कहेंगे कि कैसे 10 कर दिया आपने। या हो सकता है कि आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे, आधुनिक से प्रश्न पूछे, विश्व इतिहास से प्रश्न न पूछे। ये संभावित टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनका मन करेगा तो वो आर्ट एंड कल्चर से भी प्रश्न करेंगे, आधुनिक भारत से भी प्रश्न करेंगे, विश्व इतिहास से भी प्रश्न करेंगे। जितने पोर्शन हैं वो सबसे प्रश्न कर सकते हैं। उनका मन करेगा तो किसी 2 से ही प्रश्न करेंगे, जो उनकी इच्छा करे वो पूछेंगे। इसका मतलब है कि इस बारे में हम और आप एक शब्द भी अनुमान नहीं लगा सकते। आपका एक ही दायित्व है कि आप आने वाले समय में जो परीक्षा होगी, उस परीक्षा के पहले जितना हो सके आप अधिकांश को इस तरह से तैयार करके जाएंगे कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करने की स्थिति में रहें। मेरा आपसे फिर एक अतिरिक्त निवेदन है कि पढ़ने के साथ साथ जितना आप पढ़ने पर ध्यान देंगे, उतना ही इस बात पर भी आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे कि हम कैसे उत्तर को लिखने की कोशिश में सफल हों। हम लोग जितने भी शिक्षक होंगे आपके इस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत, वो सभी लोग ये प्रयास करेंगे कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, बीच बीच में हम लोग कुछ प्रश्न भी लेकर के आएंगे और उन प्रश्नों के उत्तर लिखने की जो आपकी समस्या होती है, उन समस्याओं को हल किया जाए, ताकि आप उत्तर लिखने में एक के बाद एक आपकी अनुकूलता बढ़ती जाए और आप सहज रूप में अच्छे उत्तर लिखने का जो अभ्यास है उसमें आप एक परिपक्व स्थिति को प्राप्त कर लें। क्योंकि इस पूरे परीक्षा का जो मूल मंत्र है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो तरीका है आप अच्छे से पढ़िए और दूसरा तरीका है कि शब्द सीमा और मर्यादा और समय के अंतर्गत उसको लिख दीजिए। अगर ये दोनों काम आपका अनुपात में ठीक से चलता रहेगा तो आपको परीक्षा के दिन तक आते आते आप पूरी तरह से अपने अभ्यास में, अपनी तैयारी में अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोग आज जो खंड उठाए हैं उसका नाम है आधुनिक भारत। चूंकि आधुनिक भारत में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे सिलेबस के अंतर्गत जो बात मैंने अभी लिखा था, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, तो इसमें आप देख रहे होंगे ये 2 को मिलाया जाएगा। ये 2 को हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे। ये 2 को जब एक साथ आप मिक्स करेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। ये दोनों मिलाए जाएंगे तो आप देखेंगे कि 1750 के आसपास से ये आपके सिलेबस की शुरुआत हो रही है और लगभग स्वतंत्रता संग्राम, जब स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग कर लिया इसने, इसका मतलब है कि हमको आज़ादी के समय तक का, तो एक तरह से 1750 से आपकी कहानी शुरू हो रही है और 1947 तक की पूरी कहानी आपके सिलेबस के अंतर्गत पूछी जाएगी। तो आपका ये दायित्व है कि जब मैं टॉपिक को बताना शुरू करूं या उसको लिखना शुरू करूंगा तो आप भी उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही अपने तैयारी का, अपने किताबों को पढ़ने का, या जो भी आपके पास संसाधन हैं उनको भी आप उसी रेफरेंस में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अगर हम और आप एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे तो हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे और उस मदद के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करने वाली जो एक दक्षता है आपके अंदर, एक जो योग्यता है, वो परीक्षा हाल में आप बेहतरीन इस्तेमाल कर लेंगे। और अंततः अगर टॉपिक लिखने के पहले मैं अपनी बात को इस रूप में कहूँ तो हमारे और आपके एक साथ मिल करके काम करने का जो मकसद है वो यही है कि आप इतने बेहतर तैयारी में हो जाए कि आप जब परीक्षा देने जाएं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, चाहे वो प्रैक्टिकल दुनिया से सोच समझ के लिखने वाला हो, चाहे इतिहास के खंड को जोड़ करके लिखने वाला हो, या टिपिकल इतिहास पर प्रश्न हो, सभी प्रकार के प्रश्नों के लिखने वाली जो दक्षता है आपके अंदर, वो आपके अंदर विकसित हो जाए। अगर ये विकसित करने में आप सफल हो गए
तो फिर ये पढ़ना, ये क्लास करना और आपकी अपनी व्यक्तिगत जो अलग से आपने जो कुछ भी कर रखा है प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान, जो कुछ भी आपने जानकारी लिया है, उन सब को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं किसी टॉपिक में कुछ कंटेंट बढ़ाने पड़े तो आइए हम लोग अब सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं और टॉपिक का हम लोग सब डिवीजन करते हैं और कैसे कैसे हम लोग अपने कालखंड को या इतिहास को एक के बाद एक करके आगे बढ़ते चलेंगे और फिर किस तरह से आपका पूरा का पूरा ये दूसरे और तीसरे को जोड़ करके हम लोग सिलेबस पूरा करेंगे। तो इस खंड के दृष्टि से हम लोग आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया। चूंकि हमने कहा कि आपका सिलेबस में शब्द प्रयोग किया है मिड ऑफ 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं शताब्दी का मध्य, और 18वीं शताब्दी के मध्य से इतिहास को प्रारंभ करने के पीछे आशय यही है कि एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों के भारत में आने का जो भी कारण था, जैसे भी था, वो सब तो परिप्रेक्ष्य हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा में रखेंगे, लेकिन उनकी जो ऐतिहासिक सफलता थी वो थी अवध के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त करने के बाद जो अंग्रेज बंगाल में अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाने में सफल हुए और इस प्लासी के युद्ध के बाद से अंग्रेजों को बंगाल में मजबूती से अपने पैर को जमाने में या बंगाल के संसाधनों को अपने हिसाब से संचालित करने की जो सुविधा मिली थी, यहाँ से अंग्रेजों की एक अतिरिक्त विशेषता दिखाई देती है। तो हम लोगों को यहाँ पर दो बात या कहें तो तीन बात एक साथ आपको जोड़ के चलनी है। तो वो पहली बात ये है, अगर मैं स्पष्ट कर दूं तो पहला हो गया, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं पहला टॉपिक प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। इसके बाद फिर हम लोग यहीं पर जोड़कर पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, और यहीं पर हम लोगों को पढ़ना है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। एक तरह से अगर आप आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं तो यहां से जो प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इलाहाबाद की संधि है, ये कहीं ना कहीं आपको प्रश्न के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या करना होता है, जैसे मैं कहूं तो एक बार आपको जब इसमें हम लोग आएंगे तो पहली बात ये चर्चा होगी कि प्लासी के युद्ध के कारण क्या रहे, ये युद्ध किस किस तरह के षड्यंत्र कुचक्र या जो भी बंगाल गतिविधियां थी उसमें क्या था, हम लोग उसको समझ करके और फिर प्लासी के युद्ध की समय की पूरी घटनाक्रम को जानेंगे। इसके बाद फिर हम लोग बक्सर का इतिहास क्या है, बक्सर की लड़ाई का जो बंगाल में या और भी क्षेत्रों की सफलता की दृष्टि से पढ़ा गया है वो किस लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर हम लोग उसको भी करेंगे। फिर हम लोग प्लासी और बक्सर की तुलना भी करेंगे कि प्लासी और बक्सर का आपस में किस रूप में अगर देखा जाए तो बंगाल से दिल्ली तक का मार्ग प्राप्त करने में या दिल्ली तक की सत्ता तक पहुंचने में ये कैसे बक्सर का बहुत निर्णायक योगदान अंग्रेजों के लिए रहा, और उसी में आपको इलाहाबाद की संधि भी पढ़नी है। तो एक तरह से मैं कहूं तो प्लासी, बक्सर और इलाहाबाद की संधि ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो एग्जामिनर की नज़र होती है कि एक प्रश्न वो यहाँ से बनाता है, नहीं बनाता वो अलग बात है, लेकिन बनाने के लिए उसके मन में यह सब विचार आता है। इसी तरह से हम लोग दूसरा टॉपिक अगर देखें दूसरे टॉपिक में, तो दूसरे टॉपिक में
सबसे पहला जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है पानीपत का तृतीय युद्ध। अब आप देखेंगे कि आपकी परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों हुआ। तो पानीपत के युद्ध में जो हुआ वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सोचकर देखिए कि पानीपत का युद्ध पानीपत में क्यों हुआ। इस तरह की बात पूछने के पीछे उसका कितना एक उस स्थान विशेष से साथ साथ उससे जुड़े हुए जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है उनको भी आपको फोकस कर रहा है कि आप उन चीजों को भी समझने की कोशिश करें। तो पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके बाद इसी में हम लोग जोड़ लेंगे। इसके बाद तो सालबाई की संधि, सालबाई की संधि, इसको हम लोग करेंगे। और इसी तरह से इसमें एक और हम लोग चर्चा करेंगे, वो है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि तो ये आप जानते हैं एक तरह से देखा जाए तो मराठाओं के इतिहास से संबंधित हो गया। तो प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ये एक व्यापकता के साथ। दूसरे में पानीपत का तृतीय युद्ध, सालबाई की संधि और बेसिन की संधि। क्या इसके पीछे आशय था? क्योंकि भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता का जब आप अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं मराठा अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देने में, वैसे टक्कर तो कई रियासतों ने दिया है, चाहे वो हैदराबाद भी हो, चाहे आपका विशेष करके मैसूर हो, बहुत सारे जगहों से ये अंग्रेजों को रोकने की कोशिश हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि बंगाल और जो मराठा हैं, यहाँ पर अंग्रेजों की सफलता का भारत में अंग्रेजी सत्ता की दृष्टि से एक मजबूत आधार स्थापित करने का, अंग्रेजों के भारत में सत्ता को चलाने की दृष्टि से एक निर्बाध स्थिति का निर्माण हुआ है। तो आपको यहां पर ये दोनों को पढ़ना है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो इसके बाद अगला थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे टीपू सुल्तान की भी, क्योंकि टीपू सुल्तान का भी जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस तरह से टीपू सुल्तान ने मैसूर के अंतर्गत, तो तीसरा जो आपको पढ़ना है टॉपिक के तौर पर वो मैसूर और मैसूर में आपको पढ़ना है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान केवल एक आकलन की दृष्टि से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रीलिम्स में तैयारी के दौरान बहुत कुछ मैसूर पर, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, सब हो गया, वो सब आप पढ़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक एग्जामिनर की, चूंकि टीपू सुल्तान एक ऐसा व्यक्ति रहा अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेजों के सामने किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था, और वो व्यक्ति अंग्रेजों से संघर्ष करते करते उसने अपने जीवन का अंत कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के साथ उसने संधि या समझौता नहीं किया। तो ऐसे स्थिति में टीपू को भी आपके आधुनिक कालखंड में एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अगला जब आप पढ़ते हैं तो यहां से चौथा जो महत्वपूर्ण घटना है, यहां तक की स्थिति में दो पर्सनालिटी उभर करके सामने आते हैं, एक है क्लाइव और एक है डुप्ले। तो क्लाइव और डुप्ले में क्या तुलना है? तो हम लोग यहां पर क्लाइव वर्सेस डुप्ले की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डुप्ले की। आप जानते हैं कि क्लाइव ये ब्रिटिश गवर्नर है और डुप्ले फ्रेंच गवर्नर है। तो क्लाइव और डुप्ले को लेकर के भी इतिहास में, क्योंकि क्लाइव भारत में अंग्रेजी सत्ता को सुदृढ़ करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और डुप्ले जब तक रहा तब तक फ्रांसीसियों का ताकत बढ़ा है, लेकिन जैसे ही डुप्ले को बुला लिया गया, इसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांसीसी बहुत मजबूत थे, लेकिन इसके बाद भी भारत में फ्रांसीसी उतने मजबूती से आगे बढ़ नहीं पाए। तो सवाल यह है कि क्लाइव में कौन सी खासियत है, डुप्ले में कौन सी खासियत है? क्लाइव और डुप्ले में श्रेष्ठता को लेकर के, या डुप्ले क्लाइव के बीच में जो
गतिविधियां रही हैं वो किस स्तर की हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ों की चर्चा हम लोग आधुनिक कालखंड के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद अगले अगर हम टॉपिक पर आते हैं, जो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको थोड़ा सा वेलेजली की जो सहायक संधि है आपको उसको भी पढ़ना होगा। वेलेजली की सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि। इसके बाद अगले टॉपिक के अंतर्गत वेलेजली के बाद हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधार के मामले में कितना उदारवादी था इसको भी हम लोग करेंगे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सुधार, जो सामाजिक सुधार था वो उसको हम लोग करेंगे। इसके बाद डलहौजी की हड़प नीति, अगला क्या है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। चूंकि इन टॉपिक्स को इसलिए भी पढ़ना जरूरी होता है, वैसे मुझे उम्मीद है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करके प्रश्न यूपीएससी शायद न बनाए, लेकिन जब आप 1857 के विद्रोह की तरफ बढ़ते हैं और जब आप 1857 के विद्रोह को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको इस प्रकार के नीतियों से भारत के लोगों में किस प्रकार से असंतोष का विस्तार हुआ था, वो असंतोष किस अवस्था का था, ऐसे तमाम बातों के आकलन के लिए भी इनको जानना जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वेलेजली की सहायक संधि हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक का सुधार, वैसे सुधार तो बेहतर कार्य के लिए था, लेकिन तात्कालिक समय के लोगों के लिए वो भी पीड़ादायक था, क्योंकि अंग्रेज बाहरी थे और जो सुधार कर रहे थे भारत के मामले में, भले वो भारत की कुरीतियां थी, लेकिन भारत के लोगों को लगता था कि ये लोग हमारी संस्कृति में, हमारी परंपराओं में, हमारी धार्मिक निष्ठा में ये कौन होते हैं हस्तक्षेप करने वाले। तो इस दृष्टि से भी इनके इतिहास को पढ़ा जाता है। तो वेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधार, डलहौजी की हड़प नीति, ये सब भी आपको पढ़ने होंगे। इसी तरह से अगला अगर हम लोग टॉपिक उठाएं जो चर्चा में आपको रखना है, वो है लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन। लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन, लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन, लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन। चूंकि लॉर्ड कर्जन का आप जब अध्ययन करते हैं तो आप जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन का एक बहुत ही खतरनाक विचार था बंगाल के विभाजन के बारे में। और बंगाल के विभाजन की स्थिति जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो भारत में वो सांप्रदायिक पद्धति से बंगाल के अंदर हिंदू और मुसलमानों में मतभेद और संघर्ष को जन्म देना चाहता था। ये अलग बात है कि कर्जन के इस सारे प्रयासों का परिणाम उल्टा पड़ा और वहाँ के लोगों ने मिलजुल करके एकता का प्रदर्शन किया, और उस एकता का परिणाम रहा कि जिस कर्जन के द्वारा बंगाल को कमजोर करना था, उल्टे बंगाल से अंग्रेजों ने बोरिया बिस्तर बांध करके अपनी राजधानी दिल्ली में शिफ्ट किया, और उसके बाद वो अपनी राजधानी कलकत्ता न रख करके दिल्ली को रख लिए। तो कर्जन किस तरह की नीतियां चलाने वाला आदमी है, कर्जन क्या सोचता था, कर्जन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरह का एक तरह से कहें तो थ्रस्ट दिया गया है, ये तमाम प्रकार की चीज़ों का भी हम लोग लेखा जोखा इस कर्जन के द्वारा जो किया गया है हम लोग उसकी बात करेंगे। अगले टॉपिक में अगर हम लोग आएँ तो अगले में आपको एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, और ये कृषि का जो वाणिज्यीकरण है ये वर्तमान समय में थोड़ा महत्वपूर्ण है। कृषि का
वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण क्या इसका मतलब है? इसी तरह से ब्रिटिश काल में अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या है? ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीति, उसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन जोड़ दूं तो यहीं पर आपको भारत में शिक्षा के बारे में भी पढ़ना है। शिक्षा का विकास, इससे भी एक प्रश्न बनने को उम्मीद रहती है। इसी तरह से भारत में प्रेस का विकास, ये भी आपको पढ़ना है। इसी तरह से सिविल सेवा का विकास एक आपका मुद्दा है। सिविल सेवा का विकास, ये सारी चीजें आपको तैयारी के क्रम में विशेष रूप से इन डेवलपमेंट्स को, क्योंकि ये सब अंग्रेजी शासन के द्वारा भारत को जबरन अपने अधीन करने वाली सारी व्यवस्थाएं थी। अगला जो टॉपिक है आपका 14वें नंबर पर, वो है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। अब इस विद्रोह में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो विद्रोह जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत स्पष्ट कैटेगरी है। प्रश्न तो वैसे घुमा फिरा करके ही पूछा जाता है, लेकिन पहले आपको फंडामेंटली इन सब चीजों को अरेंज कर लेना है और फिर हम एक के बाद एक उसको प्रश्न की भाषा में बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले कहूं तो 1857 के विद्रोह के बारे में आपको जो एक बात पढ़ना है वो हमेशा से प्रश्न होता है स्वरूप को लेकर के। 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था? दूसरा जब आपको पढ़ना होता है तो इसके कारणों पर चर्चा की जाती है, कारण, रीजन क्या थे इसके। तीसरा जो प्रश्न होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसका विस्तार कहां से कहां तक हुआ, तो कौन कौन शामिल थे उन पर बात की जाएगी। चौथा अगर आप देखेंगे तो परिणाम या इसी को हम लोग प्रभाव भी कहते हैं। तो परिणाम और प्रभाव 1857 के विद्रोह के बारे में इतनी चीजें हैं जिसका सामंजस्यपूर्ण अगर अध्ययन आप कर लेते हैं तो उम्मीद है कि 1857 के विद्रोह पर जो भी प्रश्न बनेगा आप उसको अच्छे से लिख लेंगे। अगला जो टॉपिक है, अगर नेक्स्ट नंबर पर देखा जाए तो एक सोचने और समझने के स्तर पर बड़ी विशिष्ट सी बात है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास इसके बाद बड़ी तेजी से हुआ था। तो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद का विकास क्या है? राष्ट्रवाद क्या इसकी स्थितियां थी? इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और विशेष करके हम लोग बात करेंगे इसमें उदारवादी चरण की। उदारवादी चरण में बहुत कैटेगराइज प्रश्न है आपके। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? एक प्रश्न की भाषा होती है इसके उद्देश्य को लेकर, दूसरा जो प्रश्न का भाषा होगा उद्देश्य के बाद वो है कार्य पद्धति। दूसरा क्या है? कार्य पद्धति। तीसरा अगर आप देखेंगे, चूंकि उदारवादी चरण थोड़ा सा थॉट बेस्ड हो जाता है, कार्य पद्धति। तीसरा है उपलब्धियां।
उपलब्धियां, उपलब्धियां। चौथा जो इसके अंदर शब्द प्रयोग होता है वो होता है सीमाएं, सीमाएं, सीमाएं। पांचवा जो आपका इस पर सोचना है आपको वो है कहां तक भिक्षावृत्ति का काल है, कहां तक, कहां तक भिक्षा, कहां तक भिक्षावृत्ति का काल, भिक्षावृत्ति का काल। उदारवादी चरण को लेकर के यूपीएससी का जो विचार होता है ये बहुत उलझे हुए दृष्टिकोण के प्रश्न बनते हैं। इसलिए हमारे प्रश्न में जिन जिन चीजों के उपयोग होते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के स्थापना और उसके ऊपर जितने प्रकार से प्रश्नों का निर्माण होता है, अगर आप उनको ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आगे चल करके चरित्र मजबूत हुआ था, आप उन प्रश्नों को लिखने में या समझने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण में आपको अपनी बात को कम से कम 5 पॉइंट में कैटेगराइज करके समझना है। हम लोग उस काम को करेंगे। आपका काम केवल और केवल है ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़ना। अब इसके बाद अगले अगर हम लोग टॉपिक पर जाएं तो जो नेक्स्ट आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद वो है कांग्रेस का उग्रवादी चरण। 17 नंबर पर उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण के अंतर्गत जो जो बातें आपको पढ़नी होती हैं, सबसे पहले तो यही आपको पढ़ना होता है कि उग्रवादी चरण के उदय के पीछे कारण कौन कौन से निहित थे। तो अगर हम लोग सबसे पहले पढ़ें तो उदय का कारण, अगर मैं इसको खंड बता दूं तो पहला है उदय का कारण, ठीक है, क्यों इसका उदय हुआ। दूसरा अगर मैं इसको थोड़ा पॉइंट्स में खोल दूं तो दूसरे में यह समझना है जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि बंगाल का विभाजन और कर्जन की भूमिका क्या थी। तो दूसरा क्या होगा, बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन एवं कर्जन की भूमिका, कर्जन की भूमिका क्या है, कर्जन की भूमिका, कर्जन की भूमिका क्या है। तीसरा इसी में देखेंगे तो जो उग्रवादी चरण के अंतर्गत पढ़ना है वो है सूरत में कांग्रेस का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। और मूल रूप से अगर आप यहां पर देखेंगे तो उदारवादी और उग्रवादी मतभेद आपको समझना है इसमें। तो यहां पर मैं लिख दूं उदारवादी एवं उग्रवादी मतभेद, एवं यहां पर ज्यादा नहीं, उदारवादी और उग्रवादी मतभेद, केवल आपको यहां पर यह समझना है। इसी में आपको होम रूल लीग आंदोलन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन। और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो इसमें 2 चीजों को आपको विशेष बल देना है। एक आपको तिलक जी के कंटेक्स्ट में ज्यादा समझना है और दूसरा एनी बेसेंट के कंटेक्स्ट में समझना है। और भी बातें आएंगी जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फिर इसी में आपको रॉलेट एक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 5वें नंबर पर अगर मैं कहूं तो आपको रॉलेट एक्ट पढ़ना है। तो 17 नंबर का पांचवां रॉलेट एक्ट
अब जब रौलट एक्ट आप पढ़ते हैं तो इसी से जुड़ा हुआ है कौन सी घटना? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग पढ़ते हैं और अब तक 2 अधिनियम भी आ चुके हैं, एक 1909 का अधिनियम और एक 1919 का अधिनियम, और ये दोनों इसी कालखंड के बीच में हैं। तो मैं यहां पर इसको चर्चा नहीं करूंगा, मैं 9, 19 और 35 तीनों अधिनियम एक साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको पढ़ते हैं। इस तरह से आपका उग्रवादी चरण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आपको इस तरह से कई खंडों में बांटकर पढ़नी है। अब अगला जो अगर नंबर हम कहें तो वो अगला हो जाता है पढ़ने के स्तर पर 18 नंबर, वो है गांधीवादी चरण या इमर्जेंस ऑफ गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं? ज्यादा नहीं, आपको इस चरण में कम से कम, वैसे हैं गांधी जी के 3 आंदोलन, लेकिन आपकी इसकी शुरुआत पहले मैं कहूं तो पहला जो यहां पर पॉइंट है वो ये है, गांधी जी की विचारधारा एवं आंदोलन पद्धति एवं आंदोलन की पद्धति। और इसी में हम लोग बात करेंगे सत्याग्रह की। तो एक तो पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गांधी जी की विचारधारा क्या है, आंदोलन की पद्धति क्या है उनकी, सत्याग्रह किसको कहते हैं। तो एक आपका प्रश्न आप देखेंगे कि कई बार गांधीयन थॉट पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रहता है, और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो यहां पर आकर के कई बार उलझ जाते हैं। तो हम लोग बड़े क्रिस्टल भाषा में, बड़े सुलझे हुए स्थिति में हम गांधीवादी विचारधारा और उनके आंदोलन की पद्धति और सत्याग्रह के लिए गांधी जी के किस प्रकार के रास्ते बताए जाते थे, ये तमाम तरह की चीजों की व्याख्या हम लोग इसमें करेंगे। और फिर गांधी जी के 3 क्षेत्रीय आंदोलन हैं, हम लोग उस क्षेत्रीय आंदोलन की भी बात करेंगे। तो एक तरह से कहूं मैं तो यहां पे इसी में आप जोड़ दीजिए स्थानीय आंदोलन या क्षेत्रीय आंदोलन, स्थानीय आंदोलन। उस क्षेत्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपको मैं ए चंपारण, बी अहमदाबाद, थोड़ी सी बात हो जाएगी, और सी खेड़ा, ये हम लोग बात करेंगे। तो ये आपको यहां पर ये तीनों से मिलाकर के एक प्रश्न अगर कुछ बनेगा तो क्षेत्रीय स्तर पर गांधी जी के आंदोलन क्या रहे, गांधी जी की विचारधारा कैसी थी, आंदोलन के लिए बार बार गांधी जी क्या कहते थे, क्योंकि आप ये जितना समझ पाएंगे आने वाले समय में गांधी जी के द्वारा असहयोग शुरू हुआ, वापस होगा, सविनय आंदोलन शुरू करेंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, भारत छोड़ो होगा, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। और आपकी यूपीएससी का प्रश्न रहेगा कि गांधी जी के सारे आंदोलन असफल हैं और गांधी जी सफल हैं। तो गांधी जी के आंदोलन असफल है और गांधी जी सफल है, इसका मतलब है कि इस तरह के कुछ रहस्यमयी प्रश्न भी होंगे जिनके बहुत अच्छे मंथन और बहुत अच्छी व्याख्या के साथ आपको अपने उत्तर प्रस्तुत करने वाली क्षमता बढ़ानी होगी। तो हम लोग उसकी भी बात करेंगे। अब इसके अंदर ये तो पहला था, फिर इसके अंदर हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं 18 का 2। तो 18 के 2 पे अगर हम लोग बात करें तो असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, ये एक साथ हम लोग अध्ययन करेंगे। खिलाफत आंदोलन, इससे जुड़े हुए जितने बातें होंगी वो सब चर्चा की जाएंगी। असहयोग खिलाफत की बात अगर हम लोग कर लेते हैं
तो इसके बाद चूंकि ये वापस होता है तो अगला जो आपको पढ़ना होता है वो है कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये क्या था, ये क्या काम किया, उसको पढ़ लेंगे आप। इसके बाद अगर चौथे पर जाएं हम लोग तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट एक साथ ये कंबाइंड हो जाएगा, और नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। यहीं पर जो एक और आप पॉइंट जोड़ सकते हैं ब्रैकेट में, गांधी जी के 11 सूत्री मांग, गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्री मांग। इसके बाद अगला अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सविनय, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आपको इसकी बात करनी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करनी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आपको करना है। इस तरह से इस दौर में यह एक आपको आंदोलन में बढ़ती हुई स्थिति हो गई। अब अगर मैं अगले नंबर पर आ जाऊं तो अगला जो आपको पढ़ना है वो 19 नंबर पे, वो 19 नंबर पर आपको क्रांतिकारी जो भारत में घटनाएं थी वो क्या था, तो क्रांतिकारी आंदोलन भी आपको यहां पर पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में जो बातें आती हैं जैसे HRA, इसके बाद HSRA, इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन की पद्धति, आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन की पद्धति, महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का योगदान, ठीक है। और भी, या इसको थोड़ा सा आप लोग चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रांतिकारियों की पद्धति, क्या पद्धति थी उनकी। दूसरा, इसमें देखा जाए तो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एसोसिएशन। इसके बाद अगला तीसरे नंबर पर काकोरी कांड, काकोरी कांड। इसके बाद HSRA और फिर असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस या मुकदमा। और फाइनली अगर ये सब आप कर लेते हैं तो जो भी आगे इनकी उपलब्धियां रही या जो भी रही वो सब शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, बट ये है कि क्रांतिकारियों से संबंधित जो भी बातें थी भारत के अंदर, भारत के बाहर, उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है। अगला अगर हम लोग नाम मेंशन करें तो 20वें नंबर पे
अगर आ जाएं हम लोग 20वें नंबर पर, एक महत्वपूर्ण जो बात यहां पर लिखनी है वो है सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। एक पॉइंट और हम लोग जोड़ लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग बाद में करेंगे, पहले सुभाष चंद्र बोस योगदान योगदान योगदान, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज, लाल किला मुकदमा, इन सब बातों को हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। लाल किला मुकदमा, ये सब एक साथ आएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इसके बाद अगला भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पहले हम लोग क्रिप्स मिशन की चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, फिर अगले पे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, फिर अगले नंबर पर कैबिनेट मिशन, 23 नंबर पर कैबिनेट मिशन एवं माउंटबेटन योजना। अगला होगा सांप्रदायिकता एवं भारत का विभाजन, इसी तरह से एक आपको जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, इसको भी करना है, जनजातीय एवं कृषक आंदोलन। और लास्ट जो टॉपिक आपको इसमें शामिल करना है वो है वामपंथी आंदोलन, इसको भी हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित या इससे जो भी परिप्रेक्ष्य निकल के आता है, अगर उन सबका हम लोग सिलसिलेवार तरीके से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हम लोग इतिहास में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक बार आपको जितने लोग हैं, पहला मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको प्लासी, बक्सर, इलाहाबाद की संधि एक टॉपिक के अंतर्गत इनको आपको विस्तार से पढ़ना है। ये अगर अच्छे से अगर आप कर लेते हैं यहाँ पे, तो भारत के अंदर अंग्रेजी सत्ता की स्थापना
भारत में कैसे अंग्रेज जो चाहते थे कि हमको भारत में जितने भी संसाधन हैं उनको अपने हित में प्रयोग करने का अवसर मिले, तो वो अवसर मिलने वाली जो स्थिति है उस दृष्टिकोण से इसका क्या परिप्रेक्ष्य है, कैसी सारी बातें, वो सब हम लोग इसमें विस्तार से करेंगे। इसके बाद हमने कहा कि जो इलाहाबाद के बाद फिर ये हम लोग मराठाओं की बात करते हैं, तो पानीपत का तृतीय युद्ध है, सालबाई की संधि है, बेसिन की संधि है। इसी दौरान हम लोग थोड़ा जो पर्सनालिटी जाएंगे कि क्या खासियत रही माधव राव की, क्या खासियत थी, रघुनाथ राव के कारण से कौन सी विस्फोटक स्थिति जन्म ली। ऐसे बहुत सारे हम बीच बीच में प्रश्नों को आपको देंगे, जिससे कि आप कम से कम जो प्रश्न बने आप उनके उत्तर को भी आप तैयार करने में सक्षम हो जाएं, तो वो भी हम लोग काम करेंगे। इसी के साथ आपको मैसूर में हम लोग थोड़ा टीपू सुल्तान की भी बात करेंगे, क्योंकि एक विशिष्ट पर्सनालिटी आपके इतिहास में वो भी है। मैंने कहा कि भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने में, नींव स्थापित करने में क्लाइव का योगदान है। फ्रांसीसियों को जब तक डुप्ले रहा उसने मजबूत रखा। क्या दोनों में अंतर है, बेसिक अंतर क्या है क्लाइव और डुप्ले में, ये भी आपके प्रश्न में तुलनात्मक दृष्टि से पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है। उसी तरह से अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने में वेलेस्ली की सहायक संधि है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का सुधार भी कहीं न कहीं भारतीयों को थोड़ा सा लगा कि अंग्रेज हमारे लिए कुछ अच्छा भी सोचते हैं। तो कई बार गलत आदमी अगर कुछ सही काम कर दे तो आपका उसके प्रति जो नफरत है अगर वो कम होता है, तो इससे भी कई बार उसको और अधिक मजबूती से शासन करने का आपके ऊपर अवसर मिल जाता है। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की जो बातें होंगी हम लोग इसके साथ इर्द गिर्द खत्म करेंगे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक तरीके का व्यक्ति था। इटसेल्फ डलहौजी भारत में 1857 के पहले विद्रोह को अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि उस व्यक्ति के कार्यशैली और उस व्यक्ति के कार्यप्रणाली में एक कठोरता का भाव रहता था। तो ये सब चीज़ आपको करना होता है। इसके बाद इसके किस तरह की रूपरेखा बनेगी। इसके बाद लॉर्ड कर्जन का भी मूल्यांकन आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि लॉर्ड कर्जन क्या सोच रखता है, किस तरीके से भारत में अपने शासन को चलाना चाहता था, या लॉर्ड कर्जन क्या करके भारत में अंग्रेजी सत्ता को और दृढ़ बनाना चाहता था, ये भी आपको करना है। इसी में आपको कृषि का वाणिज्यीकरण एक अंग्रेजों की बड़ी खतरनाक चाल थी, ज़्यादा से ज़्यादा वो किस स्थिति में आई। अगला है ब्रिटिश काल में भू राजस्व नीति, रेवेन्यू पॉलिसी क्या थी उनकी, उसको भी करना है। शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास और सिविल सेवा का विकास, ये तीन ऐसी मूलभूत बातें हैं जो एक तरह से कहा जाए तो भारत की एक तरह से बहुत कुछ बदलने में अंग्रेजों ने अपने इस नियमों का या इस सिद्धांत से या इस तरह की पॉलिसी से सफलता हासिल किया था। तो ये तीनों, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास और सिविल सेवा का विकास, ये भारत में क्या था। और आप जानते हैं सिविल सेवा को तो कहा ही जाता है कि भारत का इस्पातीकरण करने की इसके अंतर्गत योजना थी। तो सिविल सेवा के माध्यम से किस तरह का इस्पातीकरण हुआ, किस तरह से स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया करने की कोशिश की गई, ये भी हम लोग इसमें करेंगे। इसके बाद अगले में आप जाते हैं तो 1857 का विद्रोह बड़ा ही फेवरेट तरीके का है। बड़े अलग अलग स्वभाव के अलग अलग रूप में इन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, तो आप उसको भी करने की कोशिश करेंगे। फिर भारत में राष्ट्रवाद का विकास है। ये राष्ट्रवाद का विकास भी एक अति विशिष्ट प्रकार की परिवर्तन थी भारत के अंदर, नेशनलिज्म का राइज ऑफ नेशनलिज्म। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, पूर्व के कई क्षेत्रीय संगठनों के बनने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होना, उदारवादी चरण का आना, और उदारवादी चरण में आप देखेंगे कि इन चीज़ों को बार बार ये शब्दों के प्रयोग होते हैं। क्यों बनाया, फंक्शनिंग कैसी थी, अचीवमेंट क्या थे, लिमिटेशन क्या थी, और किस तरह से इसको वेगिंग इंस्टीट्यूशन कहा जाता था। इस सब बातों को हम लोग एक निष्कर्ष की स्थिति में रखेंगे, जिससे कि कोई यहाँ पर प्रश्न बने तो आप इसका उचित उत्तर लिख सकें। इसके बाद अगले हम लोग जब टॉपिक में जाएंगे तो उग्रवादी चरण होगा, जिसमें उदय के कारण है, बंगाल विभाजन है, कर्जन की भूमिका है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। इसके बाद होम रूल आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना है। और रॉलेट एक्ट बहुत ही खतरनाक प्रकार का कानून था अंग्रेजी सत्ता के द्वारा 1919 में।
ये क्यों लाया गया, इसके पीछे का सार क्या था, इससे भारत को लाभ हानि क्या हुआ, अंग्रेज किस प्रकार से इसे भारत में अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए उपयोग करना चाहते थे और क्रांतिकारी और भारतीयों को दमन करने में इससे किस तरह से उपयोग होता था, इस तरह की बातों की भी चर्चा इसमें की जाएगी। अगले में गांधीवादी चरण जब आता है तो ये थोड़ा सा आपको एक नए दौर के अंदर हम प्रवेश करते हैं। बेसिकली गांधी जी इटसेल्फ वो एक तरह से अम्ब्रेला की तरह से थे, जिसमें सभी प्रकार की विचारधाराओं को समाहित करना या जितने भी लोग थे उन सभी लोगों को कन्विंस करके कहीं न कहीं अंग्रेजों के खिलाफ एक समूहबद्धता के साथ खड़े करने वाली सफलता को गांधी जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। तो यहाँ पर गांधी जी की विचारधारा, आंदोलन की पद्धति, सत्याग्रह, स्थानीय आंदोलन और उसमें 3 हमने चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा ये 3 नाम लिया, ये भी आपको करना होगा। इसी तरह से असहयोग और खिलाफत आंदोलन हम लोग करेंगे, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की कुछ बातें होंगी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट की बातें होंगी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित बातें होंगी, क्रांतिकारी आंदोलन में क्रांतिकारियों की पद्धति क्या थी, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन का, काकोरी कांड है, HSRA है, असेंबली बम कांड है, लाहौर षड्यंत्र केस वगैरह किस तरह से हुआ, ये सब मामले उठाए जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस भी इटसेल्फ अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके योगदान कांग्रेस के अंतर्गत क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की बात हुई, आज़ाद हिंद फौज की बात हुई, लाल किला मुकदमा किस तरह से रहा, और इसी में आप चाहें तो जोड़ सकते हैं नौ सैनिक विद्रोह यहीं पर, ताकि हम लोग उसको भी अलग से कर लेंगे। तो नौ सैनिक विद्रोह भी आपको पढ़ना है, नौ सैनिक विद्रोह। नौ सैनिक विद्रोह, नौ सैनिक विद्रोह, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, इसको पढ़ने के लिए भी। इसके बाद क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब चीज़ें चलेंगी। कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, सांप्रदायिकता, भारत का विभाजन, जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, और एक लास्ट जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे वो है समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन। अगर इतने आप चीज़ों को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि जो भी प्रश्न आएगा वो आधुनिक भारत वाले खंड से आप बाहर नहीं जाएगा। और अगर इतने को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं या इतने को आप अरेंज करने में सफल हो जाते हैं तो ये मान करके मैं चलता हूँ कि यह अपने आप में मोर देन एनफ होगा। इसमें अब इससे ज़्यादा को करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात कि क्लास जो चलेगी उसमें तो जो बातें मैं करूँगा वो तो आपको है ही है, पढ़ना ही है। साथ ही साथ आपको अगर मैं किताबों की बात कर दूं कि किस तरह की चीज़ें आप पढ़ने के क्रम में फॉलो करेंगे, तो बुक में बहुत ज़्यादा नहीं, आपको मन करे अगर तो आधुनिक भारत के लिए अगर बुक्स की बात मैं कर दूं तो बुक्स में पहला जो आपको पढ़ना है वो 12th क्लास NCERT, और ये NCERT बिपिन चंद्रा की होगी, बिपिन चंद्रा की, ठीक है। ये जो NCERT होगी वो बिपिन चंद्र की होगी। और याद रखना है ये ओल्ड NCERT है। कौन सी है? ओल्ड NCERT है। एक आप ये ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आपका मन करता है कि कुछ टॉपिक देख लें हम, तो ये आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, ये दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी क्रियान्वयन निदेशालय इसका नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ये प्रकाशित होती है, इसका प्रकाशन है यहाँ से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस किताब के जो लेखक हैं, लेखक वो भी बिपिन चंद्रा ही हैं।
तो आप इनको भी परचेज कर सकते हैं, बिपिन चंद्र को। ये दो जो आपके पास किताब होगी, ये पढ़ने की दृष्टि से एनफ है, इससे ज़्यादा आपके पास नहीं है। अगर आप सोचते हो कि इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे या इससे ज़्यादा हम तैयार करेंगे, तो खरीदने के लिए तो आपको आज़ादी है, क्योंकि आप पापा का पैसा है, आप जितना चाहें उतना खर्च करिए रोज़। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लाए हैं उसको पढ़े कितना है आप। तो यहाँ से जो भी दिया जाएगा, लिखवाना, बताना, प्रैक्टिस कराना, आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना इनफ मिलेगा कि अगर आप उसी के इर्द गिर्द अपने आप को तैयार रखेंगे तो आपकी इस परीक्षा की आवश्यकता पूरी हो जाती है। अब जो इस एग्ज़ाम के कुछ मानक जिसके हम लोग अभ्यास की बात करेंगे, तो इसके अलावा जो बात मैं करने वाला हूँ, जैसे कोई टॉपिक आएगा तो हम लोग जैसे ही कोई टॉपिक आपको मैंने बताया, मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़े, टॉपिक के समाप्त होने के बाद, टॉपिक के समाप्त होने के बाद जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, जो भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, अभ्यास के लिए दिए जाएंगे, अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। एक तो ये होगा, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा जो सावधानी आपको रखना है, किसी दिन हम लोग लाइव मिलेंगे और उस लाइव मिलने के दौरान हम बोर्ड पर प्रश्न लिखेंगे या आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देंगे, और फिर उन प्रश्नों को लिखना कैसे है, वह प्रश्न के उत्तर लिखने के अभ्यास पर लाइव सेशन चलेगा। तो हम लोग एक तरह से कहें तो प्रश्नोत्तर अभ्यास का जो लाइव क्लास है, ये भी हम लोग आयोजित करेंगे, प्रश्नोत्तर अभ्यास, जिसमें जितने भी प्रश्न हो सकते हैं। चूंकि कई बार आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप कुछ चीज़ों को जानते हैं और आप उसको करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए। कई बार आपको लगेगा कि शायद सर इस प्रश्न का उत्तर बताते तो मैं उसको लिख लेता, तो उस तरह के सवाल को हम आपको पूछने का अवसर दे देंगे। इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश होगी कि टॉपिक को पढ़ाते समय ही मैं भाषा के तौर पर ऐसा बोलता रहूँगा कि आप उस प्रश्न को भी अगर आप नोट करते रहे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अच्छे प्रश्नों का निर्माण आप कर लेंगे और उसके उत्तर लिखते लिखते आपके अंदर दक्षता आ जाएगी। तो ये जो हमारे तरफ से आज जो बातें की गई हैं, उसमें मैं आपको एक बार रिफ्रेश कर दूं कि किस किस तरह की चर्चा हमने किया। आज हमने पहले आपसे चर्चा किया यूपीएससी का सिलेबस क्या है, उसको आपने देखा, किस भाषा में लिखा गया है। उसके बाद हमने बताया कि जो सिलेबस लिखा गया है, अगर उसको बढ़िया टॉपिक में अरेंज किया जाए पढ़ने की दृष्टि से, तो खंडवार तरीके से आपके सामने उसको मैंने एक के बाद एक आपको बताया उसको तैयार करने के लिए। फिर हमने ये बताने का प्रयास किया कि प्रश्न के प्रकार क्या हैं, तो प्रश्न पत्र में प्रश्न के प्रकार कैसे हैं, उस पर हमने चर्चा किया। इसके बाद हमने ये बताया कि प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे उनके लिए शब्द सीमा का ध्यान रखना आपके लिए कितना जरूरी है। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, कुछ प्रश्न को बहुत बढ़िया लिखता है। ऐसा नहीं कि आप किसी प्रश्न में आप चाहें जिसमें 150 लिखना है उसमें 200 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर नाराज नहीं होगा आपसे। उसको 150 पे नंबर देना है, वो 150 के आधार पर हो सकता है आप 200 लिख देंगे तो इंप्रेस होकर के हो सकता है आपको नंबर दे भी दे।
लेकिन आप समझ सकते हैं जब 10 नंबर का प्रश्न है और आप अगर 200 शब्द भी लिखेंगे तो उसको देने के लिए 10 से ज़्यादा अधिकार नहीं है। हाँ, आप अपना नुकसान ये कर रहे हैं कि जो 3 घंटे के अंदर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्षमता थी, अगर एक प्रश्न को आपने 50 शब्द बढ़ा दिया और ऐसे आप 3-4 प्रश्नों में 50, 25, 40, 35 करते गए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बहुत सारे प्रश्नों को लिखने का अवसर गंवा बैठे। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर शब्द सीमा के बाहर जाएंगे तो आपको एग्जामिनर को ही दिक्कत आएगी, आपको भी बहुत दिक्कत आती है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेंस की परीक्षा में बैठते हैं, मुझे लगभग 20 साल हो गया इस फील्ड में छात्रों को पढ़ाते, उनको देखते समझते। अब तो मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद दूसरी जनरेशन भी उनकी आएगी और वो भी अब धीरे धीरे लाइन लेंथ पर है। तो एक बड़ी कॉमन सा आपको सुनने में मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो परीक्षा में गए और वो इतने अनुशासन के बाहर थे उत्तर लिखने के दौरान कि वो बहुत सारे प्रश्नों को जानते थे, उसको ठीक से वो लिख सकते थे, लेकिन जिन प्रश्नों को उन्होंने लिखा उस पर उन्होंने इतना ज्यादा समय दे दिया कि जो प्रश्न वो और जानते थे, लिखने लायक स्थिति में थे, समय के अभाव के कारण उन प्रश्नों को नहीं लिख पाए। तो ये आपकी एक कमजोरी साबित हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो तीसरा पॉइंट मैंने शुरू में डिफाइन किया कि शब्द सीमा का दायरा आपको अपने अभ्यास में बनाए रखना है। प्रयास बार बार करिए कि इस उत्तर में और क्या है जो माइनस कर दूं तो मेरे उत्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बार बार ये मैं बात कहता हूं कि क्या पढ़ना है ये जरूरी है, क्या छोड़ना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो जो बात उत्तर में नहीं काम लायक है किंतु परंतु इस प्रकार उस प्रकार इस प्रकार से लिखते लिखते आप इतना उसको एक तरह से भावना दे देते हैं कि कई बार चीजें आपकी बिगड़ जाती हैं। अब कई बार आपके मन में आता है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए। कई प्रश्न कई विद्यार्थी पूछते रहते हैं मेंस के क्रम में कि अच्छा उत्तर किसको कहते हैं। तो मेरे तरफ से आपको 2 ही प्रकार का सलाह है। अच्छा उत्तर लिखने का मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे आप जब पीटी की तैयारी कर रहे थे और आप बार बार एक शब्द सुनते थे प्रियम्बल, प्रस्तावना, तो आप प्रियम्बल क्या है, एक तरीके से पूरे संविधान में जो बातें कही गई हैं उसका वह निचोड़ है। मतलब अगर आदमी कम समय में भारत के संविधान को जानना चाहे तो वो प्रियम्बल पढ़ करके समझ सकता है कि इसके अंदर किस किस तरह की बातें कही गई होंगी या किस किस तरह की बातें कहने की इसमें जरूरत होगी। आप समझ पा रहे मेरी बात? उसी तरह से कोई भी उत्तर लिखते समय आपका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। आप तथ्य भी गलत ना करें और आपका कंसेप्ट भी गलत नहीं होना चाहिए। शब्द सीमा का भी ध्यान रखिए और समय सीमा का भी ध्यान रखिए। तो तथ्य सही हो जाए, एक बात मैं इसको लिख दूं ताकि आप ये ना कहें कि सर ने कहा और उन बातों को मेंशन नहीं किया। मैंने कहा 4 मुख्य बातें हैं अच्छे उत्तर के लिए आवश्यक बातें क्या हैं। अच्छे उत्तर के लिए आवश्यक बातें ये हैं कि पहला तथ्य, फैक्ट, तथ्य सही हो, किसी कीमत पर कोई फैक्ट गलत ना हो, तथ्य सही हो। दूसरा, संकल्पना गलत नहीं होना चाहिए कहीं पर। संकल्पना जिसको आप कंसेप्ट कहते हैं, संकल्पना सही हो। अब ये नहीं गांधी जी पर प्रश्न लिखते समय आप लिख दे कि गांधी जी कई बार हिंसात्मक विचारधारा का समर्थन करते थे। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। कहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हर हाल में आपको प्रयोग नहीं करना, वो आएगा चर्चा में, हम आगे बात करेंगे। तो संकल्पना सही हो। तीसरा, जो आप प्रश्न लिखते हैं उत्तर में प्रवाह होना चाहिए। उत्तर में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का मतलब जैसे आप किसी का पत्र पढ़ते हैं, आप सभी लोग जब आप कोई उत्तर लिखते हैं तो बार बार कहा जाता है कि इसमें फ्लो नहीं है।
फ्लो का मतलब यह है कि आप ऐसे लिखें कि आपकी बातें एक तारतम्य स्थिति में दिखाई दे, एक चैन के रूप में हो। मतलब आप एक जगह से कोई बात शुरू करें तो वो बात अंतिम लाइन तक एक दूसरे से बहुत प्रॉपर वे में कनेक्ट रहे। अगर उत्तर के प्रवाह में आपकी बातें बहुत अच्छे तरीके से उपयोग की गई हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो उत्तर में प्रवाह होना चाहिए। चौथी बात, शब्द सीमा। शब्द सीमा, शब्द सीमा एवं समय सीमा, एवं समय सीमा, सीमा का ध्यान रहे, का ध्यान रखें, क्या ध्यान रखें, ध्यान रखें। कम से कम ये 4 बातें तो आपके उत्तर में किसी कीमत पर बिखरने ना पाए। हां, कहीं कहीं लगेगा जैसे तथ्य याद नहीं आए, एकाएक उस समय आपको एग्जामिनेशन में लगेगा कि पता नहीं ये बात सही है कि नहीं। नहीं है तो आगे बढ़िए, छोड़िए उसको। गलत लिखने से अच्छा है कि छोड़ दीजिए। लेकिन गलत लिख देंगे तो फिर आपके ऊपर हो सकता है एग्जामिनर लगे, हो सकता है उस समय इसको ये लाइन स्मरण में नहीं आया हो इसलिए छूट गया, तो वो मानेगा कि हां अभी भी आपके ऊपर वो आशा करेगा कि हां इसका मतलब उसको पता हो सकता है। लेकिन अगर आप लिख दिए तो इसका मतलब वो सारी गुंजाइश क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसका मतलब है कि आपने अपनी जो भी योग्यता थी वो प्रस्तुत कर दिया, अब उसमें कुछ छूटा नहीं, कुछ बचा नहीं है। तो ये 4 मिनिमम कंडीशन है, ध्यान रखना है। ये 4 क्या है, मिनिमम कंडीशन है। तो अच्छे उत्तर के लिए आवश्यक बातों में 4 चीज का ध्यान रखेंगे। हां, कहीं कहीं अगर लगे आपको कि बातें बहुत ज्यादा हैं तो मैं यहां पर 5वीं बात कह देता हूं। लगे आपको कि बातें बहुत ज्यादा हैं और हम कैसे इस बात को कहें, समय भी नहीं है। कई बार आपको लगेगा समय भी नहीं है, तो समय ना हो, बातें ज्यादा हों, उस स्थिति में कुछ पॉइंट्स में भी बात लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स में भी बातें लिखें। कब? ये नहीं केवल पीडीएफ लेकर के और हंगामा करें। क्या कहा मैंने? जब लगे आपके पास पैराग्राफ अरेंज करने का समय नहीं है, जिस प्रश्न पर आपको 8 मिनट का समय मिला है, अब लग रहा है कि 3 ही मिनट आपके पास बचा है, तुरंत धड़ाधड़ सारे पॉइंट्स पे बात लिख दीजिए। एग्जामिनर को मालूम है, बच्चा पढ़ा है, जानकारी है, इसको लिखते लिखते अभ्यास के दौरान वो प्रश्न के लिए उपयुक्त समय जितना चाहिए वह उचित समय नहीं मिला, इसलिए उसने अपनी योग्यता दिखाई। कुछ नहीं करेगा, 10 नंबर का प्रश्न है, 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, 4 नंबर देगा, आपसे लेगा नहीं, कुछ दे के जाएगा। और आप जानते हैं मेंस की परीक्षा में कई बार आपको 2 नंबर 4 नंबर इतिहास पलटने वाली बात हो जाती है। 2 नंबर 4 नंबर से लोगों का लिस्ट के अंदर होना और न होना वाली स्थिति आती है। तो इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और भी जो प्रश्न होंगे वो अलग अलग एक्सपर्ट अपनी अपनी बात रखेंगे, जो विषय के होते हैं उनकी अपनी अपनी धारणा है। कम से कम इतनी बातें इतिहास के उत्तर के दौरान आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीजें आप ठीक से कर लेते हैं, सावधानी पूर्वक इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब कोई दिक्कत आने वाली है। तो अच्छे उत्तर लिखने में इन सब बातों का अच्छे से पालन करना, उनका एक व्यवस्थित रूप से अभ्यास के अंतर्गत बनाए रखना, ये सब जरूरी है। एक प्रश्न और आपके मन में आएगा कि गुणवत्ता की जांच कैसे हो। गुणवत्ता की जांच के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने आज उत्तर लिखा कोई, आज आपको लगेगा कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, आपने बहुत दिन रात एक करके कोई उत्तर लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, उसको कहीं रख दीजिए। आप 5 दिन, ज्यादा नहीं, 5 दिन बाद उसी उत्तर को दोबारा पढ़िए, आपको 4-5 कमियां अपने आप दिख जाएंगी। फिर सुधार करिए उसको, तुरंत देखिए क्या क्या चीजें थी, फालतू थी, जो नहीं लिखते तो भी काम चलता। 2-4-10 दिन बाद। कहने का मतलब मेरा यह है कि यह सतत अपने अंदर खुद से भी कुछ कमियों को निकालने वाला अभ्यास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि अर्जुन की तरह द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली जाए। कुछ एकलव्य भी हुए हैं जिन्होंने अपने अंदर
दोषों को दूर करने की एक निष्ठा, एक संकल्प और एक विचार का ऐसा जीवन में अनुशासन से उतारा कि वह एकलव्य इतिहास में धनुर्धर के रूप में इतनी योग्यता हासिल कर लिया कि वो आज तक लोगों के उदाहरण का विषय है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हर उत्तर को आप जांचने के लिए ही प्रयोग करिए। ठीक है, आप प्रयास करिए कि आपके उत्तर बेहतर हों, सारी चीज़ें, लेकिन आप कई बार अपने प्रश्न को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आएगी कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको यह समस्या आती है कि हम लिखें कैसे, उनसे शुरुआत नहीं हो पाती है। तो अच्छे उत्तर लिखने वाली जो कोशिश है, पहले आप ये मान करके चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है फिर भी हम कुछ लिखेंगे, तो पहले आप लिखने का अभ्यास जारी रखिए। जो परीक्षा के दिन बेहतर लिखना चाहता है, अगर वो चाहता है कि बढ़िया उत्तर वो लिखे, तो वह पहले खराब उत्तर लिखना शुरू कर दे। खराब उत्तर लिखेगा, सुधार करेगा, फिर बेहतर होगा, फिर सुधारेगा, फिर बेहतर होगा और धीरे धीरे आपके उत्तर का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। तो किसी भी अभ्यास के परिणाम हमेशा आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे। लगातार इतिहास की क्लास चलती रहेगी। जो मैं भाषा, शब्दावली, उनको प्रयोग करने के मानक, कई बार होगा प्रश्नों का शुरुआत करने की समस्या आएगी, वो हम हैं यहाँ पर, हम कई प्रश्नों को यहाँ पर हो सकता है बोलेंगे और कहें कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। आप धुआंधार तरीके से, बिल्कुल उसमें मन में कोई डर रखने की आवश्यकता नहीं है। और जिस समय परीक्षा होने वाली होगी उससे पहले सिलेबस भी खत्म होगा, बेहतर उत्तर भी आप लिख पाएंगे, तथ्यात्मक भी समझ बढ़ जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर आत्मविश्वास भी होगा कि हाँ, हम परीक्षा में जाकर के अपनी दक्षता के माध्यम से इस परीक्षा में सफल होने का एक सामर्थ्य रखते हैं। और जब यह स्थिति आपके अंदर आ जाएगी तो निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और आपका इस तैयारी के क्रम में जो आपका खुद का उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करें। अब जो टॉपिक मैंने बताया है उस टॉपिक का नियमतः पालन होगा और एक के बाद एक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी और आप उसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे और परीक्षा के पहले आपका सिलेबस भी खत्म होगा और आप अच्छे से इस परीक्षा में पास भी करेंगे। इस भरोसे के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।